प्रिय विद्यार्थियों, आपने अखबारों में, सोशल मीडिया में तुगलकी फरमान शब्द सुना होगा। यह तुगलकी फरमान भारतीय इतिहास के सल्तनत काल में तुगलक वंश के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक की देन थी। हम इस मोहम्मद बिन तुगलक के चचेरे भाई और उसके बाद बने सुल्तान यानी फिरोज शाह तुगलक के बारे में आज की क्लास में जानेंगे। मैं डॉक्टर अजय पाल सिंह आज की क्लास में आप सभी प्रिय विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, आइए जानने का प्रयास करते हैं फिरोज शाह तुगलक को। 1309 ईस्वी में जन्मा कमालुद्दीन फिरोज आने वाले समय में दिल्ली सल्तनत का सुल्तान फिरोज शाह तुगलक बन गया, जिसे खलीफा से सैयद उस सलातीन की उपाधि मिली। इतिहासकार बर्नी ने तो उसे दिल्ली सल्तनत का आदर्श सुल्तान तक कह दिया। इतिहासकार एल्फिंस्टन और इलियट ने फिरोज शाह तुगलक को सल्तनतकालीन अकबर कहा है। हालांकि डॉक्टर आर.सी. मजूमदार के अनुसार फिरोज शाह तुगलक एक धर्मांध सुल्तान और सिकंदर लोदी एवं औरंगजेब का अग्रज था। कुल मिलाकर इतिहासकारों के कथनानुसार फिरोज शाह तुगलक के व्यक्तित्व व कृतित्व में अच्छा व बुरा दोनों ही पक्ष देखने को मिलता है। इस क्लास के बाद अन्य माध्यमों का उपयोग करते हुए आप भी यह निष्कर्ष निकालिएगा कि सुल्तान फिरोज शाह तुगलक आपको कैसा लगता है। बहरहाल, तुगलक वंश के प्रथम शासक गियासुद्दीन तुगलक के छोटे भाई रज्जब और उसकी हिंदू पत्नी बीबी जैला का पुत्र था फिरोज शाह तुगलक। यह उल्लेखनीय है कि फिरोज शाह तुगलक एक निर्वाचित सुल्तान था। उसके निर्वाचन में नासिरुद्दीन चिराग देहलवी व तुर्क सरदारों, अमीरों तथा रूढ़िवादी मुस्लिम धर्मशास्त्रियों का विशेष योगदान था, जिस कारण फिरोज शाह अपने प्रशासन में सदैव इन्हें संतुष्ट रखने का प्रयास करता था। हालांकि इस प्रयास में उसका घोर अमानवीय और हिंदुओं के प्रति अत्यंत घृणित सोच रखने वाला चेहरा भी परिलक्षित हो जाता है। इसके समय की महत्वपूर्ण रचनाओं में बर्नी की तारीख फिरोजशाही और फतवा जहांदारी के अलावा ख्वाजा अब्दुल मलिक इस्लामी की रचना फतह-उस-सलातीन व स्वयं फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा फतूहात फिरोजशाही को माना जाता है। यहाँ भ्रम की स्थिति से बचने के लिए आप यह याद रखें कि फ से फिरोज शाह तुगलक और फ से ही फतूहात फिरोज शाही, जिसे फिरोज शाह ने स्वयं लिखा था। इसके अलावा जो बर्नी की रचना तारीख फिरोजशाही है वो आप याद रखेंगे। फिरोज के समय में ही गुजरात के सूबेदार के संरक्षण में संगीत की पुस्तक राग दर्पण का फारसी अनुवाद करवाया गया, जिसे भारतीय संगीत पर ज्ञात पहला फारसी ग्रंथ माना जाता है। उसके शासनकाल में लगभग 300 नए शहरों का निर्माण हुआ। इनमें सबसे प्रसिद्ध था दिल्ली में लाल किला के पास फिरोजाबाद, जिसे हम फिरोज शाह कोटला भी कहते हैं। इसके अलावा फतेहाबाद, फिरोजपुर, हिसार और जौनपुर। उल्लेखनीय है कि जौनपुर की स्थापना उसने अपने चचेरे भाई जौना खान यानी मोहम्मद बिन तुगलक की याद में किया था। जौनपुर को पूर्व का शिराज कहा जाता था। सतलज से हांसी तक उसने 200 किलोमीटर नहर बनवाया। सतलज नदी पर उलूग खानी नहर और यमुना पर रजवाही नहर का निर्माण करवाया। ये दोनों नहरें करनाल में एक दूसरे से मिलती थीं और इससे हिसार नगर को पानी की आपूर्ति की जाती थी। ऐसा कहा जाता है कि 19वीं सदी तक ज्ञात नहरों का सबसे विस्तृत जाल फिरोज शाह ने ही बिछवाया था। फिरोज ने सरकारी खर्च से 120 सरायों का निर्माण करवाया और कोई भी यात्री पूरे वर्ष इन सरायों में मुफ्त रुक सकता था। इसने शोहरत-ए-आम यानी सार्वजनिक निर्माण विभाग PWD की स्थापना की। इसने कुतुब मीनार की चौथी मंजिल, जो कि आकाशीय बिजली गिरने से क्षतिग्रस्त हो गई थी, की जगह 2 छोटी मंजिलों का निर्माण कर कुतुब मीनार को 5 मंजिला कर दिया। टोपरा और मेरठ से इसी ने अशोक स्तंभ दिल्ली लाया था। उसने सलोरा बांध पर 80 बाग व चित्तौड़ में 44 बगीचे लगवाए। उसके शासनकाल में फलों के
1200 बाग बने, जिनकी उपज से अत्यधिक राजस्व की प्राप्ति भी हुई। अनाथों व विधवाओं की देखभाल के लिए उसने दीवाने खैरात यानी दान पुण्य विभाग खोल दिया था। वृद्धावस्था की पेंशन के लिए दीवान ए इश्तिहाद की स्थापना की। गरीब मुसलमानों के लिए उसने मुफ्त अस्पताल यानी दारुल सफा और व्यावहारिक केंद्र की स्थापना की। सुल्तानों में सबसे पहले फिरोज ने रोजगार विभाग की स्थापना की। उसने 36 कारखाने खुलवाए। व्यावसायिक शिक्षा नीति लागू करने वाला वह पहला सुल्तान था। इतिहास व चिकित्सा शास्त्र का ज्ञाता होने के कारण फिरोज शाह तुगलक को सल्तनत युग का जय सिंह भी कहा जाता है। उसने फिरोजाबाद में एक नक्षत्रशाला का निर्माण किया और उसने जल घड़ी का भी विकास किया। उसने चोरी आदि के मामलों में हाथ पैर नाक कटवा देने की प्रथा को समाप्त कर दिया। मृत्यु दंड को अति विशेष परिस्थिति में ही दिए जाने की घोषणा की। सूबेदारों द्वारा सुल्तान को भेंट देने की प्रथा भी बंद करवा दिया ताकि किसानों पर अतिरिक्त भार न पड़े। शम्स ए सिराज अफीक के अनुसार फिरोज शाह ने राज्य का कर नए सिरे से निश्चित करने के लिए जुनैदी को नियुक्त किया, जिसने समस्त राजस्व लेखों का निरीक्षण कर यह अनुमान लगाया कि 6 करोड़ 85 लाख मन के भू राजस्व निर्धारित किए जाएं। डॉक्टर आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव ये कहते हैं कि स्थायी रूप से भूमि कर निर्धारित करना फिरोज शाह की एक महान सफलता थी। फिरोज शाह ने यह आदेश भी दिया था कि भू राजस्व वसूल करने वाले निर्धारित कर से अधिक वसूल न करें, अन्यथा उनके इस कृत्य के लिए कड़े से कड़ा दंड दिया जाएगा। फिरोज शाह तुगलक के काल में गया में एक सूर्य मंदिर बनाया गया, जिसमें संस्कृत शिलालेख में उसका नाम 2 बार लिखा मिलता है। राजगीर शिलालेख में वर्णित है कि पार्श्वनाथ मंदिर की मरम्मत फिरोज शाह तुगलक के आदेश पर ही किया गया। वह स्वयं भी कहा करता था कि राज्य का काम केवल दंड देना एवं कर वसूलना नहीं, बल्कि एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना भी उसका दायित्व है। परंतु यह भी ध्यान रखें कि यही वह सुल्तान था जिसने महिलाओं को संतों की कब्र या मजार पर जाने से प्रतिबंध लगा दिया था। इसने सल्तनत काल में सर्वाधिक 1,80,000 लोगों को गुलाम बनाकर रख दिया। उसने हारे हुए सैनिकों व युवाओं को पकड़ पकड़ कर गुलामों की संख्या बहुत बढ़ा ली थी। गुलामों पर नियंत्रण दीवान ए बंदगान यानी गुलामों के विभाग के द्वारा किया जाता था। फिरोज शाह पहला सुल्तान माना जाता है जिसने राज्य प्रशासन का चरित्र इस्लामिक घोषित कर दिया। वह राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला सुल्तान था। इसे गैर मुस्लिमों का धर्म परिवर्तन करवाने वाला सुल्तान माना जाता है। उसने हिंदुओं को जिम्मी कहा। शम्स ए सिराज अफीक के अनुसार हिंदू दूर दूर से आते और इस्लाम ग्रहण करते, बदले में सुल्तान से पद और धन प्राप्त करते थे। उसने जाजनगर यानी उड़ीसा के विरुद्ध सैन्य अभियान किया और प्रसिद्ध आस्था के केंद्र जगन्नाथपुरी के मंदिर से अकूत धन संपदा लूट लिया। उसने नगर कोट के ज्वालामुखी मंदिर को भी तहस नहस कर दिया। वहां से संस्कृत में लिखी 1300 पांडुलिपियां एकत्र कर उसे अपने हिसाब से फारसी में अनुवाद करवाया। उसने गैर मुसलमानों पर सख्ती पूर्वक जजिया कर लगाया। वह पहला सुल्तान था जिसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया। उसने भारत के सनातनी हिंदुओं के प्रति दोयम दर्जे का व्यवहार रखा और अत्यंत कठोरता पूर्वक हिंदुओं का दमन किया। एक ब्राह्मण को सिर्फ इसलिए सरेआम जिंदा जलवा दिया क्योंकि उसने पवित्र ग्रंथ कुरान पर प्रश्न कर दिया था। वह पहला सुल्तान था जिसने शर्ब यानी सिंचाई कर लगा दिया। उसने कुल 5 कर लगाए, जजिया, जगात, खराज व खुम्स के अलावा शर्ब कर। कई प्रकार के कर उसने समाप्त कर दिए क्योंकि वे इस्लामी कानून के खिलाफ थे। हालांकि इन करों को हटाने से उसे 30 लाख रुपए की हानि हुई। उसने सुल्तान इल्तुतमिश द्वारा स्थापित इक्तादारी व्यवस्था को पुनः न केवल शुरू किया बल्कि उसे वंशानुगत भी कर दिया। इजारेदारी प्रथा के तहत जागीरों को पुनः वंशानुगत बना दिया। एवजी प्रथा के तहत सैनिकों के पद भी वंशानुगत कर दिए। फिरोज शाह तुगलक
ने सैनिकों को नगद वेतन की जगह भू राजस्व द्वारा वेतन देना शुरू कर दिया। उसका प्रशासन सल्तनत काल का सबसे भ्रष्ट प्रशासन माना जाता है। जानकारी मिलती है कि उसने स्वयं अपने एक सैनिक को रिश्वत दिया था। किसी भी कारीगर को सुल्तान के साथ चलने की अनुमति तब तक नहीं दी जाती थी जब तक वह रिश्वत देकर नगर अधिकारी से इस बाबत अनुमति पत्र प्राप्त न कर ले। फिरोज तुगलक के समय में सभी शासकीय कर्मचारी अभिमान पूर्वक यह कहते सुने जाते थे कि उन्होंने किसी नागरिक को हानि नहीं पहुंचाई बल्कि राज्य का धन लूटा है। फिरोज शाह तुगलक स्वयं की कमजोरी को यह कहकर छुपाने का प्रयास करता दिखता है कि जिन क्षेत्रों को केंद्र से आसानी पूर्वक नियंत्रित किया जा सके वहीं तक सत्ता स्थापित करना उचित होगा, जिस कारण इसके शासनकाल में दिल्ली सल्तनत के साम्राज्य में किसी भी प्रकार का विस्तार नहीं दिखता है। उसके शासनकाल का पहला और अंतिम विद्रोह गुजरात के सूबेदार दाम गानी ने किया, जिसे सरलतापूर्वक उसने दबा भी दिया। उसका अंतिम सैन्य अभियान सिंध के थट्टा पर हुआ। हालांकि इस दौरान वो कहता है कि अच्छा होता मैं थट्टा न गया होता। दरअसल वो इस समय कच्छ के रण में अपनी सेना के साथ 2.5 वर्षों तक फंसा रह गया था। इसके अलावा उसे एक बार बंगाल के शासक हाजी इलियास द्वारा तिरहुत पर किए गए आक्रमण को दबाने के लिए अनबने ढंग से जाना पड़ गया था। हालांकि उसने विद्रोह को दबा दिया, किंतु इस सैन्य विजय का उसने कोई अतिरिक्त लाभ नहीं उठाया। सैन्य अभियानों के लिए वह अपने वजीर पर काफी हद तक निर्भर था। खाने जहां मलिक मकबूल कवामुल मुल्क प्रथम फिरोज का वजीर था। फिरोज ने एक बार उसकी तारीफ में कहा था कि खाने जहां ही दिल्ली का वास्तविक और महान सुल्तान है। उसने शसगनी नामक चांदी का सिक्का और अद्धा एवं बिग नामक तांबे का सिक्का चलाया। फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु के साथ सल्तनत कालीन तुगलक वंश लगभग समाप्त माना जाता है, क्योंकि इसके बाद के शासक अयोग्य थे। तुगलक शाह द्वितीय, अबू बकर शाह, मोहम्मद शाह, हुमायूं शाह और नासिरुद्दीन महमूद शाह तुगलक दिल्ली के सुल्तान बने। यह नासिरुद्दीन मोहम्मद वही सुल्तान है जिसके शासनकाल में 1398 ईस्वी में दुर्दांत मंगोल आक्रमणकारी तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया था और 15 दिनों तक भयंकर कत्लेआम मचाया था। जाते जाते इस अभियान के सहयोगी खिज्र खां को अपने विजित प्रदेशों का उसने राज्यपाल नियुक्त कर दिया, जो कि सैयद वंश की स्थापना की भूमिका बनी और इस प्रकार तुगलक वंश का अंत हो गया। 1414 ईस्वी में एक नया वंश सैयद वंश स्थापित हो गया। 1351 से 1388 ईस्वी तक चले सुल्तान फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल का अध्ययन कर डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने कहा कि फिरोज तुगलक के सुधार हिंदुओं का विश्वास प्राप्त करने में असफल हो गए, जिनकी भावनाएं उसकी धार्मिक असहिष्णुता के कारण कटु बन गई थी। उन सभी ने मिलकर उस प्रतिक्रिया को जन्म दिया जो उस वंश के लिए घातक सिद्ध हुई, जिसका वह एक अयोग्य प्रतिनिधि था। इस प्रकार सुल्तान फिरोज शाह तुगलक को कल्याणकारी किंतु एक धर्मांध सुल्तान कहा जाना उचित होगा। धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अध्ययन अध्यापन के अभ्यस्त बने रहिए।